बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 279 के साथ सुन चुके हैं और अब 280 की मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे नहीं मालूम कि रैंडल ने इतनी जल्द फाइटिंग के लिए तरबियत याफ्ता भैंसे कहां से और किस तरह फराहम किए थे। इस कदर जल्द तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेना हैरान कुन जरूर था, मगर मैं जानता था कि इन लोगों के वसाइल गैर मामूली हैं, लिहाजा ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रिंग के तरफ 5 कटहरे थे, जिनमें से हर एक में एक एक बैंसा नजर आ रहा था। कटहरे का दरवाजा खुलते ही बैंसे रिंग में दाखिल हो जाते। लीकवान, तहजीब, बुड मेरे साथ ही बैठे थे, जबकि बेलफेराजू हमसे अगली कितार में था। मुकाबलों की फिल्म बनाने के लिए 4 जदीद किस्म के टीवी कैमरों का इंतजाम भी किया गया था। हालांकि वहां जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब थे, मगर उन्हें काफी नहीं समझा गया था। अगर तुम इस वक्त मुकाबला करने से इनकार कर दो तो क्या होगा? तहजीब ने मेरे कान में सरगोशी की। बेलफेराजू को फातेह करार दे दिया जाएगा, लीकवान ने जवाब दिया, और तहजीब की आंखें हैरत से फैल गई। वो इस बात से वाकिफ नहीं थी कि लीकवान इससे भी मदम आवाज, इससे भी ज्यादा फासले से सुन सकता है। तुम अली को उस मुकाबले से रोकने की कोशिश मत करो। मुझे हैरत है कि तुम उसके इतने करीब होने के बावजूद इतनी सी बात नहीं समझ सकती कि अली जब कोई फैसला कर ले तो फिर पीछे नहीं हटता, लीकवान ने मजीद कहा। तहजीब खौफजदा है मास्टर, मैंने कहा, लेकिन ये तो बेल फाइटिंग के मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही, लीकवान ने बेसाख्ता कहा। अगर तहजीब खुद इस मुकाबले में हिस्सा ले रही होती तो जरा भी खौफजदा ना होती, बल्कि इसकी सूरत में तो मैं खौफजदा होता, मैंने कहा। अच्छा, मैं समझ गया, लीकवान ने मैंने खेद लहजे में कहा। ये बात है, लेकिन इसके खौफजदा होने से कोई फायदा तो होने से रहा। इसे पुरसुकून रहने की तलकीन करो। पुरसुकून तो मैं खुद भी नहीं हूँ मास्टर, मैंने संजीदगी से कहा। मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूँ। ये भैंसे तो देख कर ही खौफ महसूस हो रहा है। फजूल बातें मत करो, लीकवान ने मुंह बनाकर कहा। इन बेदर्र भैंसों से तो चिड़िया का बच्चा भी खौफजदा नहीं हो सकता। तुम तो फिर मास्टर लीकवान के शागिर्द हो। अगर इन भैंसों में से किसी एक को भी पता चल जाए कि इस मुकाबले पर मास्टर लीकवान का शागिर्द आ रहा है तो हमला करने से इनकार कर देंगे, बुड ने कहा। और उसकी बात सुनकर लीकवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारा ये साथी मुझे बहुत पसंद है, लीकवान ने खुश होकर कहा। यह बहुत जिंदा दिल आदमी है। आदमी को ऐसा ही जिंदा दिल होना चाहिए। मैंने कान दबा लिया। बुड ने वादे तौर पर लीकवान का मज़ाक उड़ाया था, मगर वो उसे अपनी तारीफ समझकर खुश हो रहा था। 10 मिनट बाद मुकाबला शुरू होने का ऐलान हुआ और एक शख्स माइक हाथ में लिए हुए अखाड़े में दाखिल हुआ। ख़वातीन व हज़रात, आज मोशी आवड़ की तरफ से 3 घंटे के लिए खुसूसी तफरीह का इंतजाम किया गया है। उसने कहा, आप खुशकिस्मत है कि आप बेल फाइटिंग की तारीख के इस अजीम तरीन मुकाबले को अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक तरफ स्पेन के साबिक कौमी चैंपियन बेलफेराजू और दूसरी तरफ अजीम मास्टर लीकवान के शागिर्द अली यार खान है। अपने लिए अजीम का लकब सुनकर लीकवान ने फखरी अंदाज में सर को इस बाती जुम्बश दी। वो हमेशा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता था। मैं मुनासिब समझता हूँ कि मिस्टर बेलफेराजू की महारत के बारे में मुख्तसरन कुछ बता दूं, अनाउंसर कह रहा था। आमतौर पर बेल फाइटर अपने साथ एक असिस्टेंट रखते हैं, लेकिन मिस्टर बेलफेराजू मादी में बगैर असिस्टेंट के भी फाइटिंग के मुजाहरे कर चुके हैं और आज के लिए भी इन्होंने यही ऐलान किया है, वो बगैर असिस्टेंट के बेल फाइटर का मुजाहरा करेंगे। चंद अफराद के सिवा सबने ये ऐलान सुनकर तालियां बजाई। इसके अलावा मुकाबले के इख्तिताम पर भी कत्ल करने के लिए सिर्फ 1.5 फीट की मुख्तसर सी तलवार इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर तालियां बजी और बेलफेराजू को अखाड़े में आने की दावत दे दी। बेलफेराजू बड़े बावकार अंदाज में अखाड़े में दाखिल हुआ। उसके पहलू में 1.5 फुट की तलवार लटक रही थी जो नयाम में थी। अखाड़े के फस्त में पहुंचकर वो रुका और बारी बारी हर तरफ हाज़रीन के सामने सर खम किया। ये शख्स कुछ भी नहीं जानता, लीकवान ने हकारत से कहा। ये तो ठीक से अदाकारी भी नहीं कर सकता। बेलफेराजू ने हाथ के इशारे से बताया कि मुकाबला शुरू करने के लिए वो तैयार है और कटहरे के पास खड़े एक शख्स ने कटहरे का दरवाजा खोल दिया। भैंसा कटहरे से बाहर निकल आया और इधर उधर देखने लगा। बेलफेराजू ने कपड़ा लहराकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सुर्ख रुमाल देखते ही भैंसे की आंखों में जैसे खून उतर आया और उसने वहशियाना अंदाज में बेलफेराजू की सिमत दौड़ लगा दी। बेलफेराजू जरा सा एक तरफ झुका खड़ा था। जैसे ही भैंसा उसके नजदीक पहुंचा, सिर्फ जरा सा एक तरफ हटा, बल्कि उसने सिर्फ कपड़ा लहराकर भैंसे का रुख भी तब्दील कर लिया था। भैंसा अपनी झोंक में आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाकर भैंसे ने बमुश्किल तमाम खुद को रोका और एक बार फिर अपनी तमाम तर वहशत के साथ पलट पड़ा। वो बेल फाइटिंग के लिए खास तौर पर तरबियत याफ्ता भैंसा था और सुर्ख रंग देखकर बुरी तरह मुश्तइल हो गया था। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज थी।
बेल्फरेदो ने पहले की तरह इस बार भी बेंसे को डाई दे दिया था, मगर इस बार बहुत से तमाशाइयों की चीखें निकल गई थी। बेल्फरेदो ने खुद को तो खैर बचा लिया था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद सुर्ख रंग के कपड़े का कुछ हिस्सा बेंसे की सींगों की जद में आकर फट गया था। एक लम्हे की ताखीर भी बेल्फरेदो की हलाकत का बायस हो सकती थी। बेल फाइटिंग कायलों का खेल है, ली कुआन ने तबसरा किया, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बेल्फरेदो से ज्यादा सुस्त आदमी नहीं देखा। बेल्फरेदो और बेंसे के दरमियान आंख बचोली जारी रही। बेल्फरेदो वाकई ही महारत का मुजाहरा कर रहा था। बेंसे को तो खैर शुरू ही से बेल फाइटर को खत्म करने का इख्तियार होता है, लेकिन बेल फाइटर पर यह पाबंदी आयद होती है कि वो एक मखसूस वक्त तक सिर्फ अपना दिफा करेगा। आम मुकाबलों में तो किसी भी खतरनाक लम्हे बैरूनी मुदाखलत के जरिए बेल फाइटर की जान बचा ली जाती है, मगर इस मखसूस किस्म के बेल फाइटर और बेंसा एक दूसरे के रहम करम पर होते हैं। यही वजह है कि बेल फाइटिंग की ये किस्म आम नहीं, क्योंकि इसमें जान जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। बेल फाइटिंग के लिए मखसूस वक्त खत्म होने से कबल ही बेल्फरेदो पर थकन के असरात गालिब नजर आने लगे, लेकिन थकन के बायस उसे कोई खतरा इसलिए लाहक नहीं हो सकता था कि उसके साथ साथ बेंसा भी थक गया था। बेल्फरेदो की निस्बतन बेंसे को बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ रही थी। बेल्फरेदो का अंदाज बेइंतहा खतरनाक था। वो जानबूझकर बेंसे को बिल्कुल आखिर वक्त में डाज देता था, और उसका ये अंदाज किसी भी लम्हे मुहलक साबित हो सकता था। मुझे खूब अंदाजा था कि तहजीब के साथ साथ बुढ़ भी यही दुआ कर रहा होगा कि बेल्फरेदो बेंसे के हाथों हलाक हो जाए, ताकि मैं इस खतरनाक खेल में मुलव्वस होने से बच सकूं। फिर घंटी बज गई। ये इस बात का इशारा था कि अब अगर बेल्फरेदो चाहे तो बेंसे को हलाक कर सकता है। तलवार के जरिए बेंसे को हलाक करना भी एक मुश्किल मरहला होता है। बेंसा तो सुर्ख कपड़े पर झपटता है, और उस आखिरी मरहले में बेल फाइटर के लिए न सिर्फ बेंसे को डाज देने का मरहला दरपेश होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसे तलवार से बेंसे पर कारी ज़रब भी लगाना पड़ती है। तेज रफ्तार बेंसे की गर्दन पर कारी ज़रब लगाना बहुत मुश्किल होता है। तलवार अगर बेंसे की गर्दन की बजाय उसके जिस्म के किसी और हिस्से पर लगे तो उसे बेल फाइटर के अनाड़ीपन पर महमूल किया जाता है और उसके पॉइंट कम हो जाते हैं। घंटी बजते ही बेल्फरेदो ने तलवार न्याम से निकाली। तलवार उसने सीधे हाथ में पकड़ी थी, जबकि सुर्ख कपड़ा उसने उल्टे हाथ में पकड़ लिया था। इस बार उसने कपड़ा अपने जिस्म से फासले पर रखा। उसका बायां हाथ पूरी तरह बाहरी तरफ फैला हुआ था। तलवार न्याम से निकालने का मतलब था कि अब उसने बेंसे को हलाक करने का इरादा कर लिया है। वो अगर खेल को तूल देना चाहता तो तलवार को बेनियाम ना करता। तलवार नियाम से निकालने का मतलब ये था कि अगर वो किसी भी वजह से बेंसे पर वार ना कर पाता तो भी उसके पॉइंट जाया होते रहते। बेंसे के दौड़ने से धूल उड़ रही थी। तहजीब और बूढ़ सांसें रोके मुकाबले का ये आखिरी मरहला देख रहे थे। उनकी दुआएं कबूल होने का अब यही इम्कान रह गया था कि बेल्फरेदो बेंसे पर फैसला कुन वार करने में नाकाम हो जाए। बसूरत दीगर तहजीब और बूढ़ के ख्याल में मेरी शिकस्त के इम्कानात रोशन हो जाते। जैसे ही बेंसा बेल्फरेदो के करीब आया, बेल्फरेदो ने बड़ी फुर्ती से पैंतरा बदला। उसका दायां हाथ फिजा में बुलंद हुआ और फिर हम सब ने उसे बेंसे की गर्दन पर वो खूबसूरत वार करते देखा। चमकती हुई तेज धार तलवार बेंसे की गर्दन काटती हुई गुजर गई थी। बेंसे की कटी हुई गर्दन से खून का एक फुवारा उबला और सर धड़ से जुदा होकर दूर जा गिरा, और सर बरीदा बेंसा अपनी रफ्तार के बायस कुछ दूर तक यूं ही दौड़ता चला गया और फिर जमीन बूस हो गया। बेल्फरेदो ने दोनों हाथ बुलंद करके अपनी फतेह का ऐलान किया और तालियों की गूंज में अखाड़े से बाहर निकल आया। बेल्फरेदो वाकई बेल फाइटिंग का माहिर है, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। उसका स्टाइल मुझे पसंद आया। वो इंतहाई काहल आदमी है, ली कुआन ने गुस्सीले लहजे में कहा, इसलिए उसने बेल फाइटिंग जैसे सुस्त खेल को अपने लिए मुंतखब किया है। लेकिन वो तो अखाड़े से सुर्ख रूह होकर निकला है, तहजीब ने कहा। अब तुम अपनी खैर मनाओ, उससे ज्यादा पॉइंट हासिल करना आसान नहीं होगा। मुझे चीफ पर फख्र है, बुढ़ बोला। बादी में भी कई बार इन्होंने ऐसे मौकों पर पांसा पलटा है जब किसी को भी इसकी तवक्को नहीं रही थी, लेकिन इस बार ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता। तहजीब ने भिन्ना कर कहा, आदमी को कभी भी सोचे समझे बगैर कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि हमेशा ही कामयाबी उसके कदम चूमे। कामयाबी कभी खुद से कदम नहीं चूमती तहजीब, मैंने कहा। उसके लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। तुम कितनी मुशक्कत क्यों ना करो, बेल फाइटिंग में स्पेन के कौमी चैंपियन को शिकस्त नहीं दे सकते। क्या बेल फाइटिंग करना कोई मुश्किल काम है? ली कुआन ने यूं पूछा जैसे उसने कभी बेल फाइटिंग का मुकाबला ना देखा हो। हरगिज नहीं मास्टर, मैंने जल्दी से कहा। यह तो कल लोगों का इजाद किया हुआ एक इंतहाई सुस्त रफ्तार खेल है।
तब तो लोग इसे देखकर बोर होते होंगे। ली कुआन ने कहा, अरे नहीं मास्टर, मैंने हंसकर कहा, इसे देखने वाले भी कायल होते हैं, इसलिए वो बोर नहीं होते। लेकिन यहाँ मास्टर ली कुआन भी मौजूद है। अचानक ली कुआन ने गुस्सीले लहजे में कहा, और वो बहुत बोर हुआ है। अब तुम्हें उसकी बोरियत का अदाला करना है। तहजीब और बूढ़ बड़ी हैरत से हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ली कुआन इस खूनी खेल को सुस्त और बोर किस तरह करार दे रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि मैं उससे क्यों मुत्तफिक हो गया हूँ। ये बात उनके समझने की थी भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा मास्टर के इस खेल को तुम्हारे मेयार तक पहुंचा सकूं। मैंने कहा, कोशिश का क्या मतलब है? ली कुआन घुर्राया, तुम्हें ये खेल सिनसिनीखेज बनाना होगा। वो खेल ही क्या जिसे देखकर रगों में खून की गर्दिश ना तेज हो जाए। तुम्हारे खून की गर्दिश भला खून तेज कर सकता है ली कुआन? मैंने बुखला कर कहा। ये तो वक्त आने पर मालूम होगा। ली कुआन बुड़बुड़ाया और अखाड़े की तरफ देखने लगा जहां से मुर्दा बैंसे को हटा दिया गया था, और अब वहां एक बार फिर अनाउंसर नजर आ रहा था। मिस्टर बेलफ्रेदू की मुनफरद स्टाइल की बेल फाइटिंग से आप लोग महफूज हो चुके, अनाउंसर ने कहा। अब मैं अली यार खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुकाबला करने से कबल अपने बारे में खुद ही कुछ बता दें। मैंने अखाड़े में पहुंचकर उसके हाथ से माइक्रोफोन ले लिया। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि मैं बेल फाइटिंग से वाकिफ नहीं हूं, मैंने कहा। शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि आज से पहले मैंने बेल फाइटिंग का कोई मुकाबला देखा तक नहीं था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन आज ये मुकाबला देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बैंसा बड़ा मजलूम जानवर है। मेरे इस तबसरे पर लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गई और भिनभनाहट की आवाजें उभरने लगी। मैंने हाथ उठाकर लोगों को खामोश रहने का इशारा किया। इंसाफ का तकाजा यह है कि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर किया जाए, मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। यह तो सरासर जुल्म है कि निहत्ते बैंसे के मुकाबले में बेल फाइटर तलवार बदस्त हो। होना तो ये चाहिए कि बैंसे को भी कोई हथियार फराम की जाए ताकि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर हो सके। बेलफ्रेदू अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और धाड़ कर बोला, तुम मुकाबले से बचने की कोशिश कर रहे हो। जब बेल फाइटिंग नहीं जानते तो चैलेंज क्यों किया था? मैं मिस्टर बेलफ्रेदू से दरख्वास्त करूंगा कि पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे। उसके बाद भी अगर उन्हें कोई एतराज हुआ तो मैं उसे पूरी तवज्जो से सुनूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। अब यह तो हो नहीं सकता कि बैंसे को कोई हथियार फराम कर दिया जाए, इसलिए कि बैंसा कोई हथियार इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। लिहाजा इसकी बेहतरीन सूरत यह है कि बैंसे के मुकाबले पर खाली हाथ उतरा जाए। अगर मिस्टर बेलफ्रेदू को एतराज ना हो तो मैं खाली हाथ बैंसे का मुकाबला कर लूं। बेलफ्रेदू को भला इस पर क्या एतराज हो सकता था, लेकिन उसने ये शर्त आयद कर दी कि मुकाबले का इख्तिताम उस वक्त होगा जब एक लाश गिर जाए। वो तो जाहिर है मिस्टर बेलफ्रेदू, लेकिन चूंकि मैं बगैर किसी हथियार के बैंसे का मुकाबला कर रहा हूँ, इसलिए वक्त की पाबंदी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुकाबला शुरू होने की घंटी तो बजेगी, लेकिन उसके बाद और कोई घंटी नहीं बजेगी। मैं जिस वक्त चाहूँ बैंसे पर कोई हलाकत खेज वार कर सकता हूँ। और हाँ, एक बात और, मैं चूंकि सुर्ख कपड़े के इस्तेमाल से नावाकिफ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मिस्टर बेलफ्रेदू को एतराज ना हो तो मैं सुर्ख रंग का लिबादा जेब तन कर लूँ। मिस्टर फ्रेदू का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी हलाकत का पूरा सामान कर लिया था। उसकी दानिश में चंद मिनट के अंदर अंदर बैंसे का शिकार हो जाता, इसलिए कि बैंसा तो हर हाल में सुर्ख कपड़े पर हमला आवर होता है, और मैंने चूंकि सुर्ख लिबादा खुद पहनने का इरादा जाहिर किया था, इसलिए मेरा बैंसे की जद में आना यकीनी अमर था। चूंकि बेलफ्रेदू का कोई एतराज नहीं था, इसलिए किसी और को भी एतराज नहीं हो सकता था। मेरे लिए फौरन ही एक सुर्ख लिबादे का बंदोबस्त कर दिया गया। अभी मैं लिबादा पूरी तरह पहन भी नहीं पाया था कि ली कुआन अपनी निशस्त से उठ खड़ा हुआ। पहले तुमने दूसरों पर जालिम होने का इल्जाम आयद किया, और अब खुद पर जो जुल्म करने जा रहे हो उस पर तुम्हें कोई नदामत महसूस नहीं होती? ली कुआन ने बुलंद आवाज में कहा। मैं दू बदू बैंसे का मुकाबला कर रहा हूँ मास्टर, मैंने भी चीख कर जवाब दिया। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? तुम ली कुआन के नाम पर धब्बा लगाने पर तुल गए। एक वक्त में सिर्फ एक बैंसे से मुकाबला करते तुम्हें शर्म नहीं आएगी? एक भी बहुत है मास्टर, मैंने एहतजाज किया। एक आदमी के लिए एक बैंसा भी बहुत होता है। आदमी के लिए होता होगा, तुम आदमी के साथ साथ ली कुआन के शागिर्द भी हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? ठीक है मास्टर, तुम्हारे इसरार पर मैं एक साथ 2 बैंसों का मुकाबला करूंगा, मैंने ऐलान किया, और ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। लेकिन तालियों की गूंज खत्म होते ही ली कुआन फिर बोल उठा। यहाँ ना तो नीलामी हो रही है और ना ही कोई सौदेबाजी हो रही है। तुम एक एक करके तादाद क्यों बढ़ा रहे हो? ली कुआन ने कहा।
क्या कह रहे हो मास्टर? मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। 2 भैंसे कम नहीं होते। हम दोनों इतनी बुलंद आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी आवाजें हर एक तक पहुंच रही होंगी। तुम्हें उन 4 भैंसों से बायक वक्त मुकाबला करना होगा, ली कुआन ने दबंग अंदाज में कहा। ये ज्यादती है मास्टर, बगैर किसी हथियार के 4 भैंसों से मुकाबला करूंगा तो ये मेरा कचूमर बना के रख देंगे। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारा कचूमर बना दिया जाए, ली कुआन ने गुस्सीले अंदाज में कहा। सिर्फ 4 भैंसों से खौफजदा होकर तुम जिस बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हो उसके पेश नजर तुम इसी के मुस्तहिक हो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ मास्टर, मैं साबित करूंगा कि मास्टर ली कुआन का शागिर्द बुज़दिल नहीं हो सकता। मैं उन 4 भैंसों का बैक वक्त मुकाबला करूंगा, ख्वाह मेरा अंजाम कुछ ही क्यों ना हो। ग्राउंड में सन्नाटा तारी हो गया, हर शख्स को सांप सूंघ गया था। फिर उस सकूत को तहदीब की आवाज ने तोड़ा। ये साजिश है, वो हज़ियानी अंदाज में चीखी। ये लोग अली को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। इन आखिरी लम्हों में मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो तहजीब, मैंने बुलंद आवाज से कहा। मेरी कामयाबी के लिए बस दुआ करो। मैं पलट कर चलता हुआ अखाड़े के वस्त में पहुंच गया और दोनों हाथ बुलंद करके इशारा किया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान मैं 4 कुटहरों के दरवाजों पर एक एक आदमी पहुंच चुका था। मुकाबला शुरू होने के लिए घंटी बजी और उन 4 ने एक साथ कटहरों के दरवाजे खोल दिए। मैंने सुर्ख लिबादा पहन रखा था जिसे देख देख कर भैंसे पहले ही बेकाबू हो रहे थे, इसलिए दरवाजा खुलते ही उन्होंने मेरी तरफ का रुख किया। 4 बिखरे हुए भैंसे 4 मुख्तलिफ सिमतों से मुझ पर हमलावर होने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। मैं उन 4 से यकसां फासले पर था और मुझे बैक वक्त उन 4 पर नजर रखने में दुश्वारी हो रही थी। 4 के सर झुके हुए थे, वैसी भैंसों के दौड़ने से दमक पैदा हो रही थी और मिट्टी के गोया बादल उड़ रहे थे। इस कदर धूल उड़ रही थी कि शायद मैं तमाशाइयों की नजरों से ओझल हो गया हूँगा। मैं पूरी तरह अलर्ट था। अगर मैं उन्हें दाज देने की कोशिश करता तो यह मुमकिन ना होता। वो 4 थे और मैं अकेला, और उन 4 को एक ही वक्त में मुझ तक पहुंचना था। एक वक्त में 4 भैंसों को दाज देना अमलन नामुमकिन था। अगर मैं थोड़ी सी हमाकत करता तो किसी न किसी भैंसे की जद में आकर अपनी पसलियां तुड़वा बैठता। मुझे मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करना थी जिसका तयन मैं पहले ही कर चुका था। 4 भैंसे तूफानी रफ्तार से दौड़ते हुए मेरे इतने नजदीक आ गए कि उनका और मेरा तसादुम यकीनी हो गया। तो मैं दोनों पैरों पर वजन डालकर पूरी कुव्वत से उछला और फिजा में कई फीट बुलंद होने के बाद उनसे कुछ फासले पर जा गिरा। 4 भैंसों के सर पूरी कुव्वत से आपस में टकराए थे, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका हुआ था। सुनने वालों के दिल दहल गए होंगे। अखाड़े में इस कदर धूल उड़ रही थी कि किसी को कुछ नजर नहीं आ सकता था। सब यही समझे होंगे कि मैं इस तसादम में काम आ गया हूँ, जिसका अंदाजा इस बात से होता था कि लोगों के मुंह से दबी दबी चीखें निकल गई थी। तहजीब की दिलखराज चीख सब पर हावी थी। मैं जमीन पर गिरते ही उछल कर खड़ा हो गया। 3 भैंसे आपस में लड़ पड़े थे, जबकि चौथा इंतहाई इश्तियाल के आलम में मेरी तरफ पलटा था। वो खूनख्वार अंदाज में मुझ पर झपटा। वो मेरे सुर्ख लिबादे के परखचे उड़ा देना चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि उस पर क्या क़यामत गुजरने वाली है। मैं भैंसे से ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए मुझ पर हमलावर होते वक्त उसकी रफ्तार में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी। ताहम उसका अंदाज बड़ा खूंख्वार था। मैंने अपने जिस्म को दाएं सिमत जकोला दिया। भैंसे का रुख मेरी हरकत के साथ साथ तब्दील हुआ था, मगर मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खुद को बाएं सिमत हटा लिया। भैंसा डाज खा गया, मगर इस कदर काफी नहीं था। मैंने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और भैंसे की पीठ पर सवार हो गया। ये एक नहायत मुश्किल काम था। भैंसे के जिस्म में तो बिजलियां सी भर गई थी, उसकी पुश्त पर सवार रहना तो करीब करीब नामुमकिन काम था। तब मैंने उसकी गर्दन से चिमटते हुए उसके दोनों सींग पकड़ दिए। अब कम अज कम वो मुझे आसानी से अपने ऊपर से नहीं गिरा सकता था। इस अचानक उस्ताद पर भैंसा बुरी तरह बौखला गया। वो पूरे अखाड़े में बुरी तरह दौड़ता फिर रहा था। साथ ही साथ वो अपनी गर्दन झटक कर मुझे गिरा देने की कोशिश में भी मसरूफ था। जो कुछ उस पर गुजर रही थी उसकी तो उसे ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, लेकिन उसकी हैवानी जिबिल्लत उसकी रहनुमाई कर रही थी। वो जानता था कि सिर्फ इसी तरह वो इस बला से पीछा छुड़ा सकता है जो उसकी पुश्त पर सवार है। तीनों भैंसे आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। अखाड़े में उड़ती हुई धूल इस हद तक छट गई कि अब तमाशाई आते के अंदर होने वाली अफरा तफरी बखूबी देख सकते थे। मुझे भैंसे की पुश्त पर सवार देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया होगा। वो मंदिर हर एतबार से नाकाबिले यकीन था। अव्वल तो मेरा जिंदा बच जाना ही उनके लिए नाकाबिले फहम था। जिस शख्स पर 4 मुख्तलिफ सिमतों से 4 बिखरे हुए भैंसे हमलावर हुए हों, वो न सिर्फ बच गया था बल्कि एक भैंसे की पुश्त पर सवारी भी कर रहा था।
बेल फाइटिंग की तारीख में पहली बार ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था। इससे पहले किसी बेल फाइटर ने किसी बैंसे पर सवारी नहीं की होगी। बैंसे की वहशियाना जिद्दोजहद के बावजूद खुद को बैंसे की पुश्त पर बरकरार रखना इस वक्त मुझे दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा महसूस हो रहा था और मुझे शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि ये कारनामा अंजाम देने के लिए ली कुआन का शागिर्द होना बेहद जरूरी था। अगर 6 माह कबल मैंने ये हमाकत की होती तो मुझे उसका खुमियाजा अपनी टूटी हुई हड्डियों की सूरत में भुगतना पड़ता। बैंसा चारों पैरों पर उछल रहा था, गर्दन झटक रहा था और साथ साथ अखाड़े में चक्कर भी लगाता जा रहा था। वो हर कीमत पर मुझे अपनी पुश्त से गिरा देना चाहता था और मैं उसकी कोशिश नाकाम बनाने में अपनी पूरी सलाहियतें सर्फ किए दे रहा था। इस जिद्दोजहद में मेरे जिस्म का एक एक जोड़ हिलकर रह गया था, लेकिन यह बहुत जरूरी था। जो कुछ मैं करना चाह रहा था उसके लिए बैंसे की पुश्त पर सवारी गांठना लाजिम था। बसूरत दीगर में 4 बैंसों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस शदीद जिद्दोजहद के दौरान भी मेरे हवास पूरी तरह काम कर रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि हर शख्स दम बखुद है, वो एक नाकाबिले यकीन मंजर देख रहा है। किसी को मालूम नहीं था कि इस भयानक जिद्दोजहद का अंजाम क्या होगा। मेरे कानों तक तहजीब की ज़ियानी चीखें भी पहुंच रही थी, लेकिन वहाँ किसी इतनी फुर्सत थी कि तहजीब की तरफ तवज्जो देता। हर एक को यही फिक्र लाहक थी कि कहीं उसकी पलक झपक जाए और वो एक नाकाबिले फरामोश मंजर देखने से महरूम न रह जाए। मुकाबले की नोयत ऐसी थी कि किसी भी लम्हे कोई बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हो सकता था। लड़ते लड़ते तीनों बैंसों को अचानक ख्याल आया कि उनका हदफ तो कुछ और है, इसलिए उन्होंने अचानक ही लड़ना मौकूफ कर दिया और मेरी तरफ सरपट दौड़ पड़े। मैं जिस बैंसे पर सवार था इस वक्त वो अखाड़े की चोबी बाड़ के नजदीक था। उसने अचानक ही अपनी गर्दन को बड़ा जोरदार झटका दिया और मुझे फिजा में कई फीट ऊपर उछाल दिया। मैं फिजा में उड़ता हुआ चोबी बाड़ के कोई 20 फीट बाहर जाकर गिरा। अच्छा ये हुआ कि कोई तमाशाई मेरी जद में नहीं आया। लोगों के मुंह से एक बार फिर चीखें निकल गईं। कुर्सियों पर बैठे लोग मुस्तरिबाना अंदाज में उठ खड़े हुए थे। तमाशाइयों में हलचल मच गई थी। उनके ख्याल में या तो मैं दम तोड़ चुका था या किसी भी लम्हे दम तोड़ने वाला था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि मेरा बाल भी बिका नहीं हुआ है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि अभी तो ये मुकाबला शुरू हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनके लिए सिनसनी खेदी के बहुत से दर्द तो अभी वाक़ किए ही नहीं थे। जमीन पर गिरते ही मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। ना सिर्फ उठा बल्कि उठकर अखाड़े की तरफ भी दौड़ लगा दी। मेरी तरफ बढ़ते हुए लोग अचानक पीछे हट गए। चंद लम्हों के लिए तमाशाइयों के दरमियान आ जाने की वजह से मैं बैंसों की नजरों से ओझल हो गया था, इसलिए वो कदरे पुरसुकून हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैं उठकर अखाड़े की तरफ दौड़ा उन्होंने मुझे देख लिया और एक बार फिर मुश्तिल हो गए। मेरे जिस्म पर मौजूद सुर्ख लिबास उनके लिए इश्तियाल का बायस था। एक बैंसे ने इश्तियाल के आलम में चोबी बाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। बैंसे के चोबी बाड़ से बाहर निकल आने के बायस तमाशाइयों में भगदड़ मच गई। वो मुखालिफ सिमतों में भागे थे, इसलिए बैंसे के वास्ते मैदान साफ हो गया था। बैंसे के बाहर निकल आने की वजह से मेरे लिए अखाड़े में दाखिल होना मुमकिन नहीं रह गया था। बकिया तीनों बैंसे बाढ़ पलांगने की तैयारियां कर रहे थे। मैंने अपनी तरफ आते हुए बैंसे से बचने के लिए पलटकर मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। बिखरा हुआ बैंसा मेरे पीछे लग गया। उसी इसना में बकिया तीनों बैंसे भी उसी तरफ कूद आए थे और मेरे ताकुब में दौड़ पड़े थे। भारी भरकम खूनख्वार बैंसों के दौड़ने से जमीन लड़ रही थी और गर्द के बादल उड़ रहे थे। चारों बैंसे उन बादलों के आगे थे और बैंसों से आगे मैं था। ली कुआन की मेहनत कारगर साबित हो रही थी। मैं रफ्तार का भरपूर मुजाहिरा कर रहा था। बैंसे मुझ तक पहुंचने में नाकाम थे। बैंसे मेरे ताकुब में दौड़ रहे थे। जमीन लड़ रही थी, यहाँ तक कि ग्राउंड खत्म हो गया। ग्राउंड के इख्तिताम पर पहुंचकर मैंने जरा सा चक्कर काटा और वापस अखाड़े की तरफ दौड़ने लगा। मुझ तक ना पहुंच सकने के बायस चारों बैंसे पागल हुए जा रहे थे। उनकी सांसें फूलने लगी थी, जिसका अंदाजा उनके जोर जोर से हाँपने की वजह से बखूबी हो रहा था। तमाशाई जिनमें ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो यहाँ कराटे सीखा करते थे, बैंसों को खुद से दूर होते देखकर रुक गए थे। लेकिन जब मैंने पलटकर दोबारा अखाड़े की तरफ दौड़ना शुरू किया तो एक बार फिर हलचल मच गई। वो गिरते पड़ते भागे। बिखरे हुए बैंसे की जद में आना किसी को भी गवारा नहीं था। कैमरामैन अलबत्ता बदस्तूर अपने काम में मसरूफ थे। वो तमाशाई नहीं थे। इस मुकाबले की कवरेज करना उनकी ड्यूटी थी। ड्यूटी अंजाम देने के दौरान ख्वाह उनमें से किसी की मौत भी क्यों ना वाक़ई हो जाती, मगर वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते थे। इस जजीरे में अपने फ़राइज़ की बजावरी से गफलत बरतने की सजा मौत थी। मैं निशस्तों के दरमियान घुस गया। तमाम निशस्तें खाली पड़ी थी। इंतहा ये कि ली कुआन तक मौजूद नहीं था और बेल फरेदू भी गायब था।
मैं उन दोनों के भाग जाने की वजह से वाकिफ था। ली कुआन महज इसलिए वहां से हट गया था कि कहीं उस पर मेरी मदद करने का इल्जाम ना आयद हो जाए। और बेलफरादू जो स्पेन का साबिक कौमी चैंपियन था, आम लोगों की तरह अपनी जान के खौफ से भाग गया था। वो सिर्फ अखाड़े ही में बेल फाइटिंग कर सकता था। अखाड़े से बाहर किसी बिखरे हुए भैंसे का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। निशस्तों के दरमियान से अखाड़े की तरफ दौड़ते हुए अखाड़े के नजदीक पहुंचकर मैंने एक तवील जस्ट लगाई और अखाड़े के अंदर जा गिरा। भैंसे कुर्सियों में उलझ कर रह गए थे। ताम इश्तियाल के आलम में वो सब कुछ जेरो जबर कर देने पर तुल गए थे और कुर्सियों को रोनते हुए सीधे चले आ रहे थे। सबसे आगे वाला भैंसा पूरी कुव्वत से चोबी बाड़ से टकराया और तड़ाक की जोरदार आवाज के साथ चोबी बाड़ टूट गई। मैं पलट कर दूसरी तरफ भागा और दूसरी तरफ से बाड़ के बाहर कूद गया, मगर भैंसे पागल हो रहे थे। उन्होंने इस तरफ की चोबी बाड़ भी तोड़ डाली और ग्राउंड में एक बार फिर मेरे और भैंसों के दरमियान मुसाबकत शुरू हो गई। भैंसा ना सिर्फ बहुत ताकतवर और तेज रफ्तार होता है बल्कि फुर्तीला भी बहुत होता है। यही वजह है कि तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए भी वो सुर्ख कपड़े के साथ साथ अपना रुख भी तब्दील कर लेता है। लेकिन मैंने उन चारों भैंसों को जिस सूरत-ए-हाल से दो चार कर दिया था वो उनके लिए कतई अजनबी थी। उन्हें एक ऐसे टारगेट का पीछा करना पड़ रहा था जो उनसे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार था। भैंसे का इश्तियाल उसी वक्त बढ़ता है जब वो बार बार नाकाम होता है और टारगेट उसे अपनी दस्तरस में दिखाई देता है। वो बार बार पलटकर वहशियाना अंदाज में अपने हदफ पर हमले करता रहता है। वो इसी चीज का आदी होता है। यहाँ सूरत-ए-हाल ये हो गई थी कि मैंने उन्हें एक बार भी डाज नहीं दिया था, बस वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश किए जा रहे थे। मुझे मालूम था कि जल्दी उनका जोश व खरोश मानद पड़ जाएगा। ली कुआन ने मेरी तरबियत इस कदर सख्त की थी कि मैं मजीद 2-3 घंटे इसी रफ्तार से दौड़ सकता था। ग्राउंड के दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते भैंसे बुरी तरह हाँप चुके थे और उनकी समझ में ये बात आ गई थी कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। यही वजह थी कि जब मैंने एक मुख्तसर सा चक्कर काट कर अखाड़े का रुख किया तो भैंसे रुक गए। वो मजीद मेरा ताकुब करने पर आमादा नहीं थे। उन्हें रुकते देखकर मैं भी रुक गया। सबसे पहले मैंने कैमरों की तरफ निगाह की। 2 कैमरों का रुख मेरी तरफ था और बकिया 2 का रुख मुखालिफ सिमत में था, जहां ग्राउंड के इख्तिताम पर बनी हुई बैरकों के पास तमाम लोग जमा थे ताकि बिगड़े हुए भैंसे उस तरफ का रुख करें तो वो लोग बैरकों के कमरों में पनाह ले सके। मुझे उन लोगों के खौफ पर हंसी आ गई। मैंने पलटकर भैंसों की तरफ देखा। उनके सांस बुरी तरह फूले हुए थे और पेट बड़े जोर जोर से फूल और पुचक रहे थे। वो चारों बराबर बराबर खड़े थे। उनका मुझ पर झपटने का कोई इरादा नहीं था। ताहम उनकी निगाहों में अब भी गजबनाकी मौजूद थी। उसका मतलब था कि वो अभी पूरी तरह मायूस नहीं हुए थे और मुझे ये बात गवारा नहीं थी। मैंने अपने और भैंसों के दरमियान फासले का जायजा लिया। अंदाजन 30 फीट का फासला था। मैं अपनी जगह खड़े खड़े जरा सा उछला। मुझे हरकत में आते देखकर भैंसे चौकन्ना हो गए। फिर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। चंद कदम चलने के बाद मैंने उनकी तरफ दौड़ लगा दी। भैंसे सर झुकाकर मुझ पर हमलावर होने के लिए दौड़े। उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। टारगेट खुद उनकी तरफ आ रहा था और वो अपनी तरबियत से मजबूर होकर उस पर झपट पड़े। एक बार फिर मैदान में गर्द के बादल उड़ने लगे। मैंने अचानक छलांग लगाई और भैंसों के ऊपर से उड़ता हुआ उनके पीछे जा गिरा। भैंसे मेरे नीचे से निकल गए थे। कुछ दूर दौड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि टारगेट तो पीछे है। वो एक साथ रुके और रुक कर एक साथ पलटे। वो एक बार फिर मुश्तइल हो गए। शायद उनके ख्याल में अब फाइटिंग शुरू हो गई थी। उन्होंने एक बार फिर सर झुकाकर मेरी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार भी वही कुछ हुआ जो इससे पहले हो चुका था। थके हुए भैंसों को किसी तरह बेल फाइटिंग का मौका ही नहीं मिल रहा था। शुरू से अब तक एक बार भी वो अपने टारगेट को छूने में नाकाम रहे थे। आम बेल फाइटिंग में उन्हें बार बार ये मौका मिलता है और उनके जोश व खरोश में इजाफा होता जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल बरक्स था। वो एक बार फिर अपनी जगहों पर रुक कर खड़े हो गए। उन्हें इश्तियाल दिलाने के लिए मैंने फिर थिरकना शुरू कर दिया। मेरे इस समझ से उनमें कोई तहरीक पैदा नहीं हुई तो मैं दोबारा उनकी तरफ बढ़ा। उनके सर एक बार फिर झुक गए। वो हमला करने की पोजीशन में आ रहे थे। मैं उनकी तरफ चंद कदम और बढ़ा और वो एक मुहिम सी उम्मीद पर मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। मैं अचानक रुका और पलटकर अखाड़े की सिमत दौड़ने लगा। भैंसे मेरे ताकुब में तेज रफ्तारी से दौड़ रहे थे। अखाड़े में दाखिल होने के बाद मैं अखाड़े के वस्त में जाकर रुक गया, मगर भैंसे अखाड़े से कुछ फासले पर जाकर रुके। मैं जो भी बाड़ के नजदीक आया और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जो ना हुए। अब उनके अंदाज में लाताल्लुकी पैदा हो गई थी। मुझे अखाड़े से बाहर आना पड़ा।
बैंसो का रद्द अमल मेरी सोच के ऐन मुताबिक था। वो मुझे अखाड़े से बाहर आते देखकर चौकन्ना हुए थे और फिर अपनी तरफ बढ़ते देखकर मजीद चौकन्ना हो गए। मैं उनकी आंखों के तासरात से साफ समझ रहा था कि अब वो मुश्तिल नहीं बल्कि खौफजदा हैं और मुझसे जान छुड़ा लेने की फिक्र में है। इस मौके पर मेरी तरफ से जुर्रत का मुजाहरा होना बेहद जरूरी था। चुनाचे मैंने उनके नजदीक जाने का फैसला कर लिया। बैंसो के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि इस मौके पर वो किस रद्द अमल का मुजाहरा करके अपनी जान छुड़ाए। आखिरकार ये बात उनकी समझ में आ गई कि मुझसे जान छुड़ाने के लिए उन्हें मुझसे बेगर्ज होना होगा और उन्होंने यही किया। वो यूं इधर उधर देखने लगे जैसे मुझे जानते ही ना हो। मैं उनसे महज चंद कदम के फासले पर आकर रुक गया, लेकिन वो मेरे किसी जाल में आने को तैयार नहीं थे। क्या बात है प्यारे बैंसो, मैंने हंसकर कहा। इतनी देर में सीधे हो गए। मेरी आवाज सुनकर एक बैंसे ने मेरी तरफ देखा जरूर, मगर इतने अजनबी अंदाज में जैसे वो मुझे जानता तक नहीं था। कमाल है भाई, मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम था कि बेरुखी की वबा इंसानों के बाद अब जानवरों में भी फैल गई है। मेरी इस बात पर बैंसो ने मेरी जानिब से रुख मोड़ लिए, गोया उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। अचानक मैंने किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी। मैंने चौंक कर देखा। तहजीब दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही थी। ये अंदाजा तो हर एक को हो चुका था कि मुकाबला खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर आने से झिझक रहे थे। जानवर का क्या भरोसा, बैंसे किसी वक्त भी भड़क सकते थे। ये तहजीब थी जो हर किस्म के खतरात से बेपरवाह होकर मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। वो तीर की तरह इस तरफ आई और मुझसे चिमट गई। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम खैरियत से तो हो ना अली? मुझे कुछ नहीं हुआ तहजीब, मैंने उसे समेटते हुए कहा। एक खराश तक नहीं आई। तुम मेरी कामयाबी की दुआएं जो मांग रही थी। खुदा तेरा शुक्र है, खुदाया तेरा शुक्र है। तहजीब सिसक पड़ी, फिर अचानक वो मुझे बेतहाशा चूमने लगी। ऐसा मालूम होता था कि उस पर कोई दौरा पड़ गया हो। उसे ये एहसास तक नहीं था कि सैकड़ों निगाहें हमें देख रही हैं, टीवी कैमरे कवरेज कर रहे हैं। उसे ये एहसास तक नहीं था, मगर मुझे था। लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे रोका नहीं। मैं उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा कर सकता था। उसने शदीद किस्म की ज़हनी और आसाबी जंग लड़ी थी। उसके जिस्म में शदीद किस्म की लरज़श थी। वो अजीब तरह से कांप रही थी। मैं जानता था कि वो अपने पैरों पर नहीं, मेरे सहारे पर खड़ी है। मैं उसे खुद से अलहदा करता तो वो ढह जाती, जमीन पर गिर पड़ती। फिर अचानक उसकी आंखें बंद हुई और वो बेहोश होकर मेरे बाजुओं में झूल गई। मैंने बेहोश तहजीब को अपने बाजुओं में उठा लिया। मैडम, मैडम को क्या हो गया चीफ? मैंने बुढ़ की बुखलाई हुई आवाज सुनी। तहजीब के बाद ग्राउंड में दाखिल होने वाला वो पहला फर्द था। कुछ नहीं हुआ बूढ़, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। जज्बाती ईजान के बायस तहजीब बेहोश हो गई है। खतरे की कोई बात नहीं।